क्यों लोग दुबई जा रहे हैं, सब सारे फिल्म स्टार्स क्यों मूव हो रहे हैं, क्रिकेटर्स क्यों मूव हो रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कितने सेलिब्रिटीज़ ओपनली बोल रहे हैं कि हम पे अटैक हुए या हमारे को धमकी मिली या हमारे साथ कुछ हुआ। अब हमारी पूरी फैमिली वहाँ रह रही है, दुबई रह रही है और वी फील सेफ। दुबई क्या है ना, मेरे हिसाब से जो लगता है, लोग देखते हैं लाइफस्टाइल, पैसा। भाई आप दुबई की गरीबी नहीं देखी आपने। आप दुबई में वो लोग देखो जो 20-20 साल से बेड स्पेस में रह रहे हैं, उसकी बात कोई नहीं करता। हर किसी को लैम्बोर्गिनी दिखाना है, रोल्स रॉयस दिखाना है। बोलने वाली बात है, मैंने बताया ना, दुबई जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गहरी है। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसी लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हमें बताएंगे दुबई के बारे में कुछ। जब से हनी पाजी ने ये कह दिया है कि दुबई में रहता हूँ मैं, दुबई इज़ द सेफेस्ट सिटी। बादशाह भाई ने भी अपने इंटरव्यूज़ में हाइप बना दी दुबई की वीडियोज़ इंटरनेट पे, रील्स पे बहुत ज़्यादा वायरल होती है। तो हमारे एक भाई हैं जो दुबई में पिछले 6 साल से रह रहे हैं, उनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। एक टाइम था जब उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे, और देखते ही देखते उन्होंने अभी रोल्स रॉयस भी खरीदी है, और वो वहाँ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रियल एस्टेट एजेंट है, विनय शाह भाई। तो हमने भाई को स्पेशली दुबई से उड़ा के बुलाया भाई कि आओ ज़रा हमारे पॉडकास्ट में दुबई की थोड़ी बात करते हैं, क्यों इतना हवा बन रहा है, क्या चल रहा है दुबई में। तो आज दुबई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं विनय भाई का। थैंक यू सो मच भाई जी। और आपका बैग वैग भी रह गया दुबई में, बड़ी मुश्किल में आप भाई। जब इतने पैसे आ जाते हैं तो हो जाता है, बैग वैग छोड़ मतलब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गए 25-30 हज़ार की शॉपिंग करी, निकल गए। वो माइंडसेट होता है, पैसे होना चाहिए। इसके लिए बोलते हैं कमाओ। सही बात है। पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन शॉर्ट में बोल सकते कमाओ। अभी बताओ क्या मौज आ रही है आपकी दुबई में, कैसा चल रहा है सब, क्या माहौल है दुबई में? कुछ नहीं भाई, बस दुबई में ऐसा है कि मुझे तो लगता ही नहीं मैं इंडिया के बाहर हूँ। एक फ्लाइट पकड़ी, 2.5-3 घंटे लगे, मैं आपके पास आ गया। बस आपने फ़ोन किया, मैसेज किया कि विनय भाई आ सकते हो, मैंने बोला अभी आ जाते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, आप दिवाली मना लो, होली मना लो, अब तो गणेश जी भी बिठाने लगे दुबई में। अच्छा, बकायदा सामूहिक त्योहार हो रहा है। विसर्जन वगैरह कहाँ होता है? उसका सब क्राइटेरिया बना हुआ है, और हर टाइप की मूर्ति मिलती है। जैसे मैं पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली गणेश जी अपने घर लेकर आ रहा हूँ, और हर बार एक नए घर में लाता हूँ अपग्रेड करके। अच्छा। तो ये भी कृपा बनी हुई है। अच्छा, तो मतलब सारे फेस्टिवल्स की रिस्पेक्ट है इंडियन फेस्टिवल्स की 100%। और अभी मैं बताऊँ, दुबई में मंदिर आपने देखा होगा, बैप्स का मंदिर बना है, स्वामीनारायण भगवान का मंदिर बना है, 27 एकड़ में बना है। मतलब इतना बड़ा और इतना भव्य मंदिर बना है, और आर्किटेक्ट देखो आप, बहुत ज़बरदस्त, और इतना फास्ट बनाया है, और एकदम मेजर रोड पे बना है। अच्छा। आबू धाबी दुबई हाईवे पे है कि दुबई वाले भी इजीली देख सकते, जा सकते, और आबू धाबी वाले भी जा सकते। और आप यकीन नहीं करोगे, इतना रश होता है वीकेंड्स पे या छुट्टी में या कोई त्यौहार पे। तो भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है जाने की। तो मेरे पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं, तो उनको भी एक कल्चर मिलता है। जबल अली के अंदर मंदिर बहुत अच्छा बना है अभी। अच्छा, तो सारे भगवान हैं, सारी पूजा होती है। मतलब एक से ज़्यादा मंदिर है वहाँ? हाँ, बहुत मंदिर है। तो इंडियन कल्चर भी एक तरीके से मतलब मेंटेन कर रहे हैं कि जो इंडियन जनता है दुबई में, कितने लोग अभी, कितने इंडियंस हैं जो मतलब दुबई में रह रहे हैं अभी? इंडियंस की पॉपुलेशन लगभग 35% है मेरे हिसाब से दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ, अभी नवरात्रे गई, गरबा भी होता है, सब होता है। आप जाओ, दुबई जाओ, आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली के बाहर हो। अच्छा, अभी दिवाली गई, वो कैसा बना वहाँ पे? बढ़िया रहा, पटाखे वटाखे फोड़े, मज़े किए। इंडिया में तो इतने पटाखे फोड़े नहीं गए, यहाँ पे तो बैन चल रहे थे। नहीं देखो, क्राइटेरिया है, लेकिन त्यौहार फुल एंजॉय वहाँ पे वैसे अलाउड है ऐसे फायरवर्क्स, आप कितने ही फोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। वो क्राइटेरिया है, वो डेडिकेटेड एरिया है, लोग जाते हैं, फोड़ते हैं पटाखे, ऐसे कहीं भी नहीं कर सकते हो। और वहाँ पे खुद ही सेलिब्रेशन होती है। अभी दुबई का पूरा बाकायदा उन्होंने फायरवर्क्स के लिए एक अलग से डे रखा, और काफ़ी भव्य उन्होंने सेलिब्रेशन किया फायरवर्क्स का। ये तो बढ़िया चीज़ है यार। हाँ, कोई पॉल्यूशन का लफड़ा नहीं है। खुद ही कर रहे। भाई जी, आप तो वैसे वहाँ पे 5-6 साल से रह रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, चलो हम रहने का खर्चा पानी तो पूछेंगे, लेकिन मैं अभी जानना चाहता हूँ, अगर कोई घूमने जा रहा है, 4-5 दोस्त घूमने जा रहे हैं, तो उनको कहाँ जाना चाहिए, कितना खर्चा आता है? कोई मौज मस्ती पार्टी करने जा रहा है, उसे कहाँ रुकना चाहिए, और कितना खर्चा आएगा एक बंदे का? देखो डिपेंड करता है खर्चा कितना करना चाहते हो आप दुबई में, क्योंकि दुबई है। जैसे आपने बादशाह नहीं, हनी सिंह का इंटरव्यू देखा, 35-40 लाख भी खर्चा कर दिया पार्टी के अंदर। ये सिर्फ हनी सिंह का नहीं है, हमारा भी होता है। तो एक अलग ही चीज हो गई ना। अच्छा, आपका भी होता है ऐसे? हाँ, मतलब उतना लेवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ ये समझ लो 8-10 लाख रुपए तो हो जाते एक पार्टी में। हाँ, मतलब हो जाता है।
यार देखो डिपेंड करता है ना, एक टाइम वो भी था जब 10 दिरहम की बिरयानी लेते थे, रात में लेता था, वो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आती थी, थोड़ी बचाता था, सुबह नाश्ते में करता था और दिन भर 10 किलोमीटर पैदल चलता था। आज एक रात में 10 लाख रुपए भी खर्चा कर देता हूँ, डिपेंड करता है मूड पे। तो कोई एक मिडिल क्लास बंदा घूमने जा रहा है दुबई तो उससे खर्चा बताओ कितना लगा। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा लोगों के सपने पूरे किए जाए। तो देखो ज़्यादा नहीं, लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा होता है, क्योंकि आप स्टेकेशन आपका जो रहता है वो इम्पोर्टेंट है। आपके पास जितने पैसे उस हिसाब से आप स्टे देख लो, और स्टे करना ही क्या है यार, ये तो प्लेजर वाली फीलिंग है, लेजर वाली फीलिंग है कि भाई हाँ आप बहुत बड़े होटल में जाके रह रहे हो, वो आपका एक स्टेटस हो गया, वो तो कितना भी कर सकते हैं। हाँ, बट अगर कोई बैचलर जा रहा है जिसका बजट कम है, हाँ, तो वहाँ पे आप नॉर्मली अगर सस्ती जगह में पूछूं कि दिल्ली से सस्ते होटल है मेरे भाई। अच्छा, मैं आया इधर दिल्ली, मुझे लग रहा था भाई मैं आपको फोन करके बोलूं ये सही रेट दे रहे मेरे को या क्या है। अच्छा दिल्ली से सस्ते रेट है होटल्स के वहाँ पे, और अच्छी क्वालिटी के होटल्स के, अच्छे होटल मेट्रो के पास में, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता मिल जाएगा। कैब्स वहाँ पे अगर 4 लोग हैं तो कैब ले लो, नहीं तो फिर आप डे पास बना लो पूरा मेट्रो का, मेट्रो से सारी चीज़ें कनेक्टेड है, बस से सारी चीज़ें कनेक्टेड है, और सारी एसी बसें है, मेट्रो एसी है, आप पैदल भी चलोगे तो कितना प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ है। अच्छा। और मैक्सिमम घूमने की चीज़ें फ्री है भाई, बाय द वे। अच्छा, हाँ, जैसे पब्लिक बीच चले गए फ्री है, JBR चले गए फ्री, मरीना चले गए फ्री, डाउनटाउन आप चले गए फ्री। आपको ऊपर बुर्ज खलीफा में जाना है उसका थोड़ा पैसा लगेगा, बट अगर आपको नीचे फाउंटेन शो देखना है वो फ्री है। बुर्ज खलीफा में अगर ऊपर जाना तो कितना पैसा लगेगा? वो देखो सीजन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, कुछ 150-200 दिरहम शायद लगता है, क्योंकि यार मैं तो सही बताऊँ प्रॉपर्टी दिखाने के अलावा आज तक ऊपर नहीं गया। मैंने बुर्ज खलीफा में भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बेची है, और मेरे वीडियोस आप देखते रहना। मेरे एक वीडियो बहुत फेमस हुई थी, वो आप देखना, टुडे आई एम गोना शोकेस यू अपार्टमेंट इन बुर्ज खलीफा विद अ बुर्ज खलीफा व्यू। लोग बोले ये कैसा है, और मैंने बाकायदा दिखाया था, आप भी देखना उसको। और वहीं से मैंने अपार्टमेंट बुर्ज खलीफा में बेचा था, जबकि लोग बोल रहे थे, कमेंट आप देखोगे उस पर, कि जो बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट खरीदेगा वो इतना टाइम पास नहीं करेगा कि वीडियो देखेगा ये वाली। उस वीडियो से मैंने बेचा, और बेचा भी किसको? इंडियन रियल एस्टेट एजेंट को। अच्छा, हाँ, तो कितने का होता है भाई बुर्ज खलीफा जैसी इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो वर्ल्ड की, कितने का होता है एक अपार्टमेंट? यार देखो उसमें स्टार्टिंग प्राइस समवेयर क्लोज टू 8 से 10 करोड़ के आसपास प्राइस स्टार्ट हो जाती है, और फिर जाती है, मतलब फिर थोड़ा तो वो तो डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा लगभग 6-7-8 करोड़ के आसपास का। ये मिनिमम कह लो, मिनिमम कह लो। और फिर 1 बेडरूम आपको लगभग 10 से 15 करोड़ के बीच मिल जाएगा। 2 बेडरूम आपको लगभग मिल जाएगा 15 से 20 करोड़ के बीच में, जो कि 80 फ्लोर पे होगा, 90 फ्लोर पे होगा। और बुर्ज खलीफा में सिर्फ अपार्टमेंट्स नहीं है, वहाँ पे आपको होटल अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे ब्रांडेड अरमानी के। तो 5 स्टार होटल है अरमानी, 39 फ्लोर तक के, उसमें आपको ब्रांडेड अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सर्विस्ड अपार्टमेंट होते हैं। आपकी बेडशीट भी सुबह आके कोई चेंज करके जाएगा, मतलब इतनी फैसिलिटी है। चाहे अगर आप लेके उसमें रह नहीं रहे तो वो आप BNB पे या वो होटल वाले अलॉट करते रहेंगे, पर आपको जब यूज करना है आप कर सकते हो, वो कर सकते हो। फिर उसके बाद में बुर्ज खलीफा के अंदर आपके ऑफिसेज भी है, रेस्टोरेंट भी है, ऑब्जर्वेशन डेक है, तो ये सारी चीज़ें, और फ्री होल्ड है, ये कोई भी खरीद सकता है। अच्छा, ये बढ़िया। नॉर्मल शिल्पा शेट्टी का लोगों को पता है, बाकी और भी लोग हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग इंडियंस ही है। भाई जी दुबई में वैसे गाड़ियों का भी बहुत कल्चर हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पोर्ट्स कार्स बहुत चाल चलन है वहाँ पर, तो वहाँ पे सस्ती मिलती है, सीन क्या है गाड़ियों का थोड़ा बताओ आप। अभी आपने भी रोल्स रॉयस ली है, क्या चल रहा है? देखो रोल्स रॉयस ले तो ली यार, मैंने कभी वाकई में ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि रोल्स रॉयस में बैठूंगा। मैंने रोल्स रॉयस लिया, और वो भी कैश पे। अरे वाह, ये बात तो वो चीज़ है। अब होता क्या है, गाड़ियों का कल्चर क्यों है वहाँ पे इतना ज़्यादा? आप देखो दुबई में ना हर चीज़ आती प्रीमियम, कोई भी चीज़ प्रीमियम आती। अब दुबई में आपको टैक्सेस नहीं लगते। आप इंडिया में गाड़ी लेते हो, आप फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की गाड़ी है, वो 2 करोड़ की, 2.25 करोड़ की पड़ जाएगी आपको, टैक्स वैक्स लगा करके, ये वो करके। इवन कुछ कंट्रीज है जैसे UK है, कनाडा है, वहाँ पे आपको लग्जरी टैक्स भी देना है, मतलब जो टैक्स देना है वो तो देना है, लेकिन अगर आप प्रीमियम गाड़ी ले रहे हो या कोई प्रीमियम चीज़ ले रहे हो तो उसके ऊपर लग्जरी टैक्स भी देना है। तो कहने का मतलब ये है, वहाँ पे गाड़ी की जो प्राइस है हाफ हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़, वर्ल्ड का हब है, तो अक्रॉस द ग्लोब से वहाँ पे कार्स आती है, कम रेट पे मिल जाती है, और ज़्यादातर जो आप देख रहे हो ना वो रेंटा कार चल रही है। मैंने भी बहुत चलाई है रेंटा कार, मैं इतने वीडियोस बनाता हूँ, आप देखे होंगे, लैम्बोर्गिनी में है, फरारी में है, जी वैगन में है, यॉट लिया हुआ है, हेलीकॉप्टर है, सब कुछ है।
रोल्स रॉयस भी ले रखी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी में पैसा डालूंगा, क्योंकि मुझे लगता था वेस्ट ऑफ मनी है। तो वहाँ पे सस्ते रेट में आपको पर डे के हिसाब से गाड़ी मिल जाती है। सस्ता रेट बोले तो यार आप रोल्स रॉयस लेने जाओ, पर डे के हिसाब से 70-80 हज़ार रुपये के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इंडियन करेंसी की बात करो, 70-80 हज़ार पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। और फिर सीज़न अगर डाउन है तो शायद 50-60 हज़ार में भी मिल जाए। लैम्बोर्गिनी लेने जाओ, फरारी लेने जाओ तो 2 से 2,500-3 हज़ार दिरहम के बीच में आपको मिल जाएगा जी वैगन दिरहम। और इंडियन करेंसी में 50 से 80 हज़ार के बीच में आपको डिपेंड करता है, वो मिल जाता है पर डे। पर इसमें वो सिक्योरिटी भी तो आपसे लेते होंगे जैसे आप? नहीं ऐसा सच देखो डिपेंड करता है, कुछ लोग लेते हैं सिक्योरिटी, कुछ लोग नहीं लेते। बट भाई जो 70-80 हज़ार एक दिन का दे रहा है ना, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे देगा। हाँ सही बात है, सही बात है, वो चीज़ है। वैसे वहाँ पे कल्चर सेकंड हैंड कार्स का है कि लोग सेकंड हैंड कार्स चला रहे हैं या फर्स्ट हैंड ही लेते हैं? देखो डिपेंड करता है। सेकंड हैंड का कल्चर मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा है। उसका रीज़न समझो, आपको अच्छे से अच्छी गाड़ी जो ब्रांडेड गाड़ी है वो भी आपको कम रेट में मिल जा रही है, तो फिर आप ले लो। और वहाँ पे गाड़ी ख़राब नहीं होती ना, गड्ढे नहीं है ना। मेरे को पूरे दुबई में एक भी गड्ढा नहीं दिखा। बट भाई वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में वहाँ गाड़ी मेल्ट हो जाती है, ऐसा भी सुना है हमने कि मतलब ये कुछ वीडियोज आ रही थी, प्लास्टिक बाहर का मेल्ट हो गया, टायर बस्ट हो गया, इतनी हीट होती है। भाई मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हम दिल्ली में बैठे, दिल्ली का वेदर, हर वेदर एक्सट्रीम है। तो अगर यहाँ पे कोई गाड़ी सर्वाइव कर रही है ना, वहाँ तो कर ही लेगी। दूसरी चीज़ आप समझो, कोई भी चीज़ की अति करोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। आप टायर चेंज ही नहीं कर रहे हो और उसको रगड़े जा रहे हो तो वो हो गई। दूसरी चीज़ मेड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गाड़ी कहाँ के लिए बनी है। अगर आप जीसीसी लोगे, कोई ब्रांड, देखो 2-3 टाइप की गाड़ी चलती है, कोई अमेरिकन है, कोई जैपनीज़ है, कोई आपकी कैनेडियन है, कोई आपका जीसीसी मेड हो गया, कोई इंडियन मेड हो गया। वो वेदर के हिसाब से गाड़ी को बनाते हैं, उसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो वेदर के हिसाब से बनाते हैं। अभी जहाँ पे एकदम ठंडा सीज़न है, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ बहुत ठंडा रहता है। वहाँ की गाड़ी अगर हम दुबई में चलाएंगे तो गर्मी है, तो कुछ ना कुछ शायद हो सकता है। बट मेरे हिसाब से ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरे पास खुद के पास 5 गाड़ी है, कोई चाइनीज़ है, कोई अमेरिकन है। कौन सी गाड़ी नाम बताओ ना आपके पास? मेरे पास एक तो रोल्स रॉयस है जो यूके है, फिर उसके बाद में मस्टैंग है, मस्टैंग मैंने अमेरिकन रखी हुई है। फिर एमजी है 2 जो चाइनीज़ है। एक जेटूर करके नया ब्रांड आया है, बहुत अच्छी गाड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो 30-35 लाख की गाड़ी आपको 1 करोड़ की गाड़ी का, 1.5 करोड़ की गाड़ी का मज़ा दे रही है। 7 सीटर। अच्छा। हाँ, मतलब मैं आपको गाड़ी में बिठाऊंगा, वो गाड़ी में आप आओ दुबई तो आप बोलोगे भाई सबसे बढ़िया गाड़ी है। अच्छा। हाँ, और वो सिर्फ कुछ 30-35 लाख में पड़ती है। फैमिली कार है, मतलब फैमिली कार है। हाँ, 7 सीटर बड़ी मतलब। और भाई इनकी सर्विस वगैरह की बात करें तो ये कहाँ से होती है? जैसे सेकंड हैंड ली आपने, वो उससे नहीं ली, तो वो कहाँ होगी? वो हर जगह हो जाती है, पेट्रोल स्टेशन पे हो जाती है, मैकेनिक्स है, गैराज है, वो बहुत इजीली हो जाती है, सब जगह से हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे देखो, अगर आप कितनी गाड़ी वाड़ी लेते हो तो आपका कोई ना कोई बंदा हुआ रहता है। अब मैं हर गाड़ी का मुझे पता है कौन सी गाड़ी को कहाँ भेजना है। ड्राइवर का वो ड्यूटी है, नोट करता है, किलोमीटर चेक करता है, जाके पूरा करवा के आता है। अच्छा, कितना खर्चा आता है वैसे एक रोल्स रॉयस की सर्विस में? मतलब भाई इसको अदरवाइज मत लेना, बट मैंने अभी तक कोई भी गाड़ी का ना माइलेज चेक किया ना सर्विस कॉस्ट चेक किया है। फिर भी एक एवरेज आइडिया तो होगा आपको? यार मेरे हिसाब से आ जाता रहता है, मतलब अगर नॉर्मल गाड़ी की बात करूँ तो 15 से 20 हज़ार के आसपास खर्चा आ जाता है सर्विस का। और रुपीस की बात करो, इंडियन रुपीस, और रोल्स रॉयस की लगभग शायद 50 हज़ार के आसपास। अच्छा। हाँ, ज़्यादा महंगी थी क्या? नहीं मतलब देखो, फिर गाड़ी में अगर काम निकला ना फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा वो है असली सर्विस। हाँ, वो असली सर्विस आती है फिर। हाँ। अच्छा भाई, हमने ऐसा सुना है कि जैसे आप दुबई में काम कर रहे हो तो हर कोई एक दूसरे से ना compete कर रहा होता है। सिंस आप वहाँ गए हो और भी लोग वहाँ आए हैं, सबके सपने हैं, तो किसी के साथ चीटिंग हो जाना या अपने ही अपनों को धोखा दे देते हैं वहाँ पे पैसों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। एक तो ये सुना है। दूसरा ये कि वहाँ पे ना हर कोई बहुत फेक है, मतलब अपनी प्रोफाइल पे ऐसे दिखाएंगे कि हम बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं और इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाएंगे, पर असल में है कुछ नहीं उनके पास। मतलब हम ऐसे लोगों से भी मिले हैं कि उन्होंने बताया जब वो दुबई गए तो किसी ने उन्हें ऐसा शोकेस करा, रहे मैं तो बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहा हूँ, असल में है सब रेंट पे, है कुछ नहीं उनके पास। हाँ भाई, मैं खुद भी करता था पहले। मतलब वैसा नहीं है, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, अपना तो पहले से वैसा है, जो है यही है। आज सब कुछ है तो भी यही है, नहीं था तो मेरा एक वीडियो है, अभी आप देखना, कामया जानी के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था कर्ली टेल्स का, उसके अंदर मैं बाकायदा बताया
कि जहाँ हम शूट कर रहे हैं वो पाम पे विला था, वो रेंट पे है, वो मैंने पर डे पे रेंट पे मिलता है, वो लिया है। रोल्स रॉयस तब थी उसमें मेरे पास में, हाल ही की बात है, मतलब 3 महीने पहले की बात है, उसमें मैंने बाकायदा बोला है गाड़ी भी रेंट की है। तो कई लोग बता देते, कई लोग भाई झूठी चीज़ें बताते। अभी वो डंकी पिक्चर आई थी, उसके अंदर दिखाया था कि वो फोटोज अच्छे भेजता है, इंडिया वाले देखते लोग और वो पहुंच जाते वहाँ पे इधर उधर से, और फिर वो सब परेशान होते वहाँ जाके, फिर वो उसको मारता है। तो वो चीज़ रियलिटी में है। मेरा सबको यही कहना है कि भाई जो है सामने रखो, अच्छा रहता है, क्योंकि आपको देख के कौन क्या इंस्पायर हो रहा नहीं पता, वो चीज़ है। और तो लेकिन ये हमने दुबई के लिए बहुत सुना है और देखा भी है कि दुबई में जाकर ही लोग ज्यादा फेक अपना सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। अंग्रेज भी, इवन अंग्रेज भी, क्योंकि चीज़ें अवेलेबल है ना भाई। मुझे एक बात बताओ, गाड़ियाँ अवेलेबल है, कहीं भी गाड़ी के सामने जाके फ़ोटो खिंचा लो। कोई दोस्त की गाड़ी है, वो मना तो नहीं करेगा, या कोई अनजान गाड़ी भी है, रोड पे खड़ी है, खिंचा ली, ये रेंट पे गाड़ी ले ली, वीडियो बना ली, वो वीडियो बना ली, 4 कपड़े साथ में रख लिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 रील बना ली। वहाँ पे बालमेन का बहुत चल रहा है, सब लोग ये पहन के घूमते हैं मोस्टली, ये देखा मैंने, अच्छे कपड़े और अफोर्डेबल ब्रांड है ना भाई। बालमेन का तो ये था कि दुबई मॉल में फेक मिल रहे हैं, ऐसा कुछ है या वो है ही फेक? नहीं, मेरे हिसाब से एज सच कोई फेक वाला नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को अभी तक कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया और मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। हाँ, ऑफर्स बहुत ज़्यादा होती है, स्टोर्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वो पता है क्या है, वो देखो क्या होता है ना, एक होता है डायरेक्ट खुद का स्टोर होना ऑफिशियल, और कुछ होता है आपने आउटसोर्स कर दिए। तो वहाँ पे वो चैलेंज ये है कि शायद वो आउटसोर्स, जितना मेरे को सुना है ना, वो आउटसोर्स किए हुए स्टोर से। बॉलमैन का जो ओरिजिनल स्टोर है वो अलग है, लेकिन एक ही मॉल में आपको, कोई भी मॉल में चले जाओ, 4 बॉलमैन के आपको शोरूम मिल जाएंगे। हाँ। एक ही फ्लोर पे फ्लोर भी बोल सकते हो। हाँ, क्योंकि आप मॉल ऑफ एमिरेट्स में जाओ, अच्छा एक और डिस्काउंट भी भर के देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा भी वो होता है? देते हैं 70%, 75% का, 50% का, ऐसा कुछ डिस्काउंट वो जहाँ तक है मुझे याद है वो देते हैं। बट यार फिर आप देखो, वो 10,000 दिरहम लगाते हैं प्राइस, उस पर अगर 75% ऑफ भी दे दिया तो 2,500 का पड़ रहा है आपको वो बैग। 2,500 दिरहम बोले तो मतलब 60,000 रुपये हो गया, वो भी सस्ता नहीं है। आप ये मत देखो कि 90, स्ट्रेटेजी समझो ना, कि बेचना उनको 60,000 की चीज़ है जिसको वो 2.5 लाख की मार्केट कर रहे हैं और उसके ऊपर डिस्काउंट लगा के बेच रहे हैं। कई लोग अब वो आपने खरीद के लाए, आपके उस पर तो टैग क्या है, 10,000 दिरहम का लगा हुआ है। आप समझ रहे हो, आप तो फोटो वीडियो बना के डाल रहे हो कि 10,000 दिरहम का हो गया मेरा, मतलब 2.5 लाख रुपए के आसपास का मेरा ये बैग हो गया, आपके माइंड में वो चल रहा है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी उसको, 2,500 दिरहम, मतलब 60,000 रुपये। भाई जी थोड़ी दुबई की पार्टी लाइफ की बात करते हैं। कौन सी जगहों पे अगर कोई बंदा वहाँ घूमने जा रहा है, कहाँ पे पार्टी करने जाए, कौन से क्लब्स हैं, फेमस क्लब्स हैं, फिर जहाँ पर आप पार्टी करते हो वो बताओ। यार मेरा पार्टी का सीन तो ऐसा है, पिछले 3-4 साल से मैंने पार्टी करना बंद कर दिया है। हाँ, अब मैं सिर्फ काम में लगा रहता हूँ, बट पार्टी मैं सजेस्ट करता हूँ। हमारे कितने क्लाइंट्स आते हैं, कितने लोग आते हैं, दोस्त यार आते हैं, सब लोग पूछ रहे होते हैं। तो पार्टी के लिए सबसे बढ़िया जगह मुझे जो लगती है, जो देसी वाइब भी देती है, अच्छा सब कुछ है, एक बरस्ती करके जगह है। बरस्ती बीच क्लब है, आप फुल डे आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पे आपको शीशा मिलेगा, ड्रिंक्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पूरा माहौल मिलेगा, इंडियंस भी मिलेंगे, फॉरेनर्स भी मिलेंगे, और सब कुछ बीच वाला माहौल होगा, समझ रहे हो, मतलब आप कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में ज़ीरो ग्रेविटी करके एक बहुत अच्छी प्लेस है जो बरस्ती के पास ही है, JBR में, वो भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में 5 पाम हो गया, फिर अभी रॉयल एटलांटिस ओपन हुआ है, एटलांटिस होटल है, फिर बुडियोर करके क्लब है, और बहुत सारे क्लब्स है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो सिलावी करके एक लोकेशन है जो कपल्स के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, सिलावी करके वो रूफटॉप है, वहाँ पे इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, 2 बिल्डिंग खड़ी है, उसका नाम है एड्रेस स्काई व्यू, उस पर शिप बनी हुई है और शिप के ऊपर वो इन्फिनिटी पूल है, और वहाँ से पूरा बुर्ज खलीफा का व्यू आता है, इतना अमेजिंग है। और वहाँ पे जाके मैंने भी मेरी वाइफ को डेट पे वहाँ पे लेके गया था, एनिवर्सरी थी तब, तो ऑब्वियसली वो मेरा तो नहीं था प्लान, वो वाइफ ही प्लान करके लेके गई थी। तो जब वहाँ जाते हो ना आप, शाम में जाओ, मज़ा आ जाएगा, फुल माहौल बना होता है, तगड़ा माहौल। और उस बिल्डिंग में भी मैंने अपार्टमेंट बेचा है, और वो बेचा था मेरे कोविड के टाइम पे। और कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरी जॉब चली गई थी, क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे। और जॉब छोड़ के मैंने प्रीमियम सेगमेंट में ज्वाइन किया था, लग्जरी प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए। पीक कोविड की बात कर रहा हूँ, जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 की बात कर रहा हूँ। और 1-1.5 महीने में मैंने वहाँ पे 3 बेडरूम अपार्टमेंट बेचा था, जो कि मतलब बहुत हाई क्लास का था।
वो मैंने बेचा था लगभग 6-7 मिलियन का, अभी वो लगभग होगा 15 मिलियन के आसपास, 12-15 मिलियन का। ओके 3 बेडरूम अपार्टमेंट। तो अब बिल्डिंग का नाम लो, मैंने बेचा हुआ है। अच्छा भाई, वहाँ पे ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस मिल जाते हैं? जैसे हमने सुना है बड़ दुबई एक ऐसा एरिया है, या फिर गोल्ड सूक के आसपास काफ़ी सारे इंडियंस मिल जाते हैं, थोड़ी होमली फील आती है। तो थोड़े ऐसे एरियाज बताओ जहाँ और ज़्यादा इंडियंस मिल जाते हैं और सस्ते में रहने का जुगाड़ हो सकता है, लोगों के लिए रहना कंपैरेटिवली चीपर है और अपने दिल्ली जैसा माहौल है। देखो, दो चीज़ को आप देखो, सस्ते में मिल जाएगा, होमली फील आ रही है, ये आप इसको कवर कर रहे हो। अच्छा। सस्ते में मिल जाएगा आपको डेरा बड़ दुबई में। अच्छा। और पूरा फील आएगा इंडिया वाला। अच्छा। ठीक है, लेकिन देखो वहाँ से आप निकलोगे बाहर, कहीं दूसरे एरिया में जाओगे, आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। बड़ दुबई डेरा में 2 टाइप के लोग रह रहे। एक वो लोग रह रहे जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस वहाँ हैं, तो वो मूव हो ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ दुबई डेरा में इतना ट्रैफिक होता है। आपको कहीं जाना है तो 1 घंटा लग जाएगा, अंदर ही अंदर आधा घंटा लग जाएगा। ये आलम है वहाँ पे। आप पैदल चले जाओ ज़्यादा अच्छा है। तो वो चीज़ है, मेट्रो से जाओ ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे वो लोग रह रहे जो बहुत अफोर्डेबिलिटी चाहते, खाना बहुत सस्ता मिल जाएगा, रहने को बहुत सस्ता मिल जाएगा, फिर शेयरिंग अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे कोई बैचलर है तो शेयरिंग अपार्टमेंट में रह लेगा। ऐसे भी अपार्टमेंट्स है जहाँ पे 20-20 लोग रह रहे हैं एक अपार्टमेंट में। हाँ, मैं खुद रहा हूँ भाई। अच्छा। जब मैं दुबई गया था तो मैं खुद 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था, और उस अपार्टमेंट में मैंने काउंट किया था 22 लोग रहते थे। मतलब ये तो मुंबई वाला सीन हो गया। नहीं भाई, मुंबई में इतना नहीं होता। अच्छा। हाँ। मुंबई में 4-5 होते फिर भी एक अपार्टमेंट। हमारे उसमें और वॉशरूम थे 2 ही थे, 2 वॉशरूम थे और 22 लोग रहते थे हम। और उसमें डबल बेड वाला सिस्टम चलता था, बंकर बेड वाला। नीचे वाले का मेरे को अच्छे से याद है, नीचे वाले का 750 दिरहम था, ऊपर वाले का 650 था। तो 100 दिरहम बचाने के लिए, महीने के 100 दिरहम बचाने के लिए मैंने ऊपर वाला 650 वाला लिया था। बाप रे। वो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि मेरे को यहाँ से निकलना है। वो मेरा माइंडसेट था, तो मैं जल्दी से जल्दी निकल पाया। और आज मतलब 5-6 प्रॉपर्टी बना के बैठा दुबई में, जिसमें ज़्यादातर विलास है, अपार्टमेंट 2 है। भाई वैसे क्या डिफरेंस है विला और अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट वाइज? क्योंकि इंटरनेट पे पूरा यही चल रहा है कि दुबई में इन्वेस्ट कर लो। मतलब आप एक रियल पिक्चर बताओ, दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इतना बूम क्यों कर रही है और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, पहली चीज़ तो मैं बताऊँ, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय इन दुबई। उसका रीज़न समझो। 5 साल पहले मैं देखता था मार्केट डाउन थी, अच्छे रेट पे आपको, जो रेट पे आपको आज अपार्टमेंट मिल रहे हैं 1 बेडरूम, उस टाइम पे उस रेट पे आपको टाउन हाउस मिलते थे। क्या होता है टाउन हाउस? बता दो। टाउन हाउस क्या होता है? बेसिकली ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर होता है। इंडिया में उसको रो हाउस बोलते हैं। अच्छा। इंडिया में बोलते हैं रो हाउस। और विलास जो होते हैं वो चारों तरफ से ओपन होते हैं। टाउन हाउस जो होते हैं आजू बाजू से लगे हुए रहते हैं। अच्छा, जैसे इंडिपेंडेंट मकान होते हैं हमारे, उसे टाउन हाउस कहते हैं। तो ग्राउंड प्लस 1 का या ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर है, या ग्राउंड प्लस 3 का भी स्ट्रक्चर आता है उसमें। वो देखो, पता है होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्टडी देखो दुबई मार्केट की आज की तारीख में, 91% के आसपास आपके अपार्टमेंट्स है। अब मैं नहीं बोलूँगा, आप मेरे को बताओगे क्या लेना चाहिए, और ऑडियंस से भी पूछ लेना, कमेंट के अंदर बता देना क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो अपार्टमेंट 91% है सप्लाई, 7% के आसपास टाउन हाउस है, और 2% 1% के आसपास आपके विलास के सप्लाई है। अब विलास और मेंशंस जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। विलास की प्राइस स्टार्ट होती है लगभग 10 करोड़ के ऊपर से कम बता रहा हूँ, 12 करोड़ 15 करोड़, ये कम से कम है। इससे सस्ता नहीं मिलेगा आपको कहीं भी पूरे दुबई में। और टाउन हाउस की जो स्टार्ट होती है वो लगभग आपकी स्टार्ट हो जाती है 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास से, जो कि ईजिली अवेलेबल भी है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी है। और अपार्टमेंट्स आपके 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपके स्टूडियो अपार्टमेंट 1.5 करोड़ के आसपास स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब अपार्टमेंट्स की इतनी सप्लाई है, टाउन हाउस में आपको ज़मीन भी मिल रही है, और वो ज़मीन आपकी मतलब मालिकाना हक आपका ज़मीन पे है ना। करेक्ट। अपार्टमेंट में आपको पार्ट ऑफ लैंड मिलता है, वो कहाँ होगा आपका पार्ट वो नहीं पता, ये चीज़ है। तो इसलिए मैंने जितने लिए हैं ज़्यादातर टाउन हाउसेस लिए, 2 मैंने अपार्टमेंट लिए, बहुत अच्छे मिल रहे थे। अपार्टमेंट लेने का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अपार्टमेंट अगर लेना है ना, तो ऐसी जगह लो जो डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ पे, जैसे सी फेसिंग अपार्टमेंट्स ले लिए, वाटर फेसिंग अपार्टमेंट्स ले लिए, उसका प्राइस हमेशा बढ़ेगा, उसका रेंट बहुत अच्छा आएगा। या फिर मेट्रो आ रहा है जहाँ पे, या मेट्रो है, या कोई डेवलप्ड एरिया हो रहा है, जो हो चुका है उसमें प्राइस बढ़ चुका है, तो वहाँ नहीं लेना। तो अपार्टमेंट, और प्लस ऐसा अपार्टमेंट लो जिसमें पेमेंट प्लान लंबा मिल रहा है। अभी मैं आपको इतनी खूबसूरत बात बताऊंगा,
अब इंडिया में रिटर्न्स कितना मानते हो रेंटल का? 4-5% कह सकते हैं। कितना? 4-5% तो 2-3 ख्वाब हो गए। 2-3 होगा, 2 या मैक्स हो गया 3%, उसमें भी टैक्स लगेगा। दुबई में मेरा जो अपार्टमेंट में बता रहा हूँ आपको, आप यकीन नहीं करोगे 20% रेंट आ रहा है उसका, 20% रिटर्न। अच्छा जी। जी, कहने का मतलब समझो, दुबई में क्या मिल रहा है आपको? लंबे पेमेंट प्लान मिल रहे हैं। आपने अपार्टमेंट लिया, 60% देना है हैंड ओवर तक के, 40% आपने देना है हैंड ओवर के बाद 40 महीनों में। अच्छा। तो मैंने अपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल जो एक्चुअल चीज़ है वो बता रहा हूँ। 1 मिलियन दिरहम का मैंने 2-2.5 साल पहले अपार्टमेंट खरीदा, ठीक है। उसमें मैंने 60% पे किया, चाबी मिल गई मेरे को, फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिला, डेन्यूब से लिया है मैंने, ठीक है। क्योंकि डेन्यूब बहुत अच्छा ब्रांड भी है, और रिजवान साजन सर जो है हमारे बहुत क्लोज है, और डेन्यूब में मेरी वाइफ ने 3-4 साल काम भी किया है, तो हमारे बहुत अच्छे टर्म्स, और हम डेन्यूब के अंदर वन ऑफ द टॉप सेलर भी है। अच्छा। तो एक तो ये चीज़ बता दूं मैं आपको, जो हम बेचते हैं वो हम खरीदते भी है। अच्छा। क्योंकि देखो अभी हम एजेंट है, आप मेरे को बोलेंगे भाई तुम तो यार कोई भी चीज़ चिपका के निकल जाओगे, नहीं भाई ये मैंने खरीदा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ हम टॉप पे वहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो अब उसमें क्या, 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी थी, 6 लाख दिरहम जेब से गए, अब 4 लाख दिरहम 40 महीनों में देना है। प्रॉपर्टी फुल्ली फर्निश्ड थी, रेंटल आ रहा है 1,23,000। अच्छा। 1,23,000 रेंट आ रहा है, महीने का EMI मेरा जा रहा है डेन्यूब को 10,000 दिरहम, इंटरेस्ट फ्री। वो रेंट आ रहा है वहीं से जा रहा है। अब 40 महीनों तक समझ लो मेरे पास कोई लेन देन का हिसाब ही नहीं है। और आज की तारीख में हैंडओवर होते से ही वो जो मैंने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी थी, मतलब 10 लाख दिरहम की जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो अभी मेरे को उसका ऑफर आ गया 18 लाख का। 6 लाख लगाए, 8 लाख तो अभी मेरा प्रॉफिट है। उसको मैं होल्ड करूंगा और पूरा 100% पेमेंट होगा, उसके बाद बेचूंगा, तो उसमें शायद 2 मिलियन तक बिक जाए, या शायद और बढ़ जाए। रिटर्न देखो 6 लाख पे मेरे को 1,23,000 रिटर्न आ रहा है। अच्छा भाई, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही टैक्स फ्री है, पर कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर 8% वैट लगता है। वैट देखो क्या है, वैट 5% है, 8 नहीं है। अच्छा। और अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको वैट का रिबेट मिल जाता है, हर चीज़ पे वैट लगा। अरे यार कुछ तो कमाएगा सरकार भी, कहाँ से लाएगी? नहीं तो आप फैसिलिटीज़ चेक करो, हर चीज़ ऑनलाइन है। आप रोड में देखो, एक गड्ढा निकाल के बता दो मेरे को कहीं पे भी नहीं है। पूरे दुबई में, पूरे UAE में कोई गड्ढा नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद में फिर आप ये देख लो जो फैसिलिटी जो आपको। भाई हेल्थ केयर कैसा है दुबई का? जैसे यहाँ पे तो ऐसा है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आप उसके स्पेशलिस्ट से तुरंत जाके मिल लो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, इजीली डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जैसे मेरा भाई US में रहता है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आप पहले जनरल फिजिशियन से मिलते हो, फिर वो आपको रेफ़र करते हैं, फिर उसकी बहुत लंबी वेटिंग है, फिर जाकर आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलते हो, और सर्जरी के लिए तो बहुत ही टाइम लग जाता है। तो दुबई का हेल्थ केयर इस मामले में कैसा है? खूबसूरत बात यह है दुबई की, एवरीथिंग इज देन एंड देयर। अच्छा। इतने सारे ब्रांड्स है वहाँ पे, हॉस्पिटल्स है, इतने अच्छे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाइजीन बहुत ज़्यादा है। क्यों लोग दुबई जा रहे हैं? सब लोग, सारे फिल्म स्टार्स क्यों मूव हो रहे हैं, क्रिकेटर्स क्यों मूव हो रहे हैं? आज के टाइम में लोग रह रहे वहाँ पे है दुबई में, काम करने इंडिया आते, 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है, आ जाते चले जाते, सेफ फील कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कितने सेलिब्रिटीज़ ओपनली बोल रहे हैं कि हम पे अटैक हुए, या हमारे को धमकी मिली, या हमारे साथ कुछ हुआ। अब हमारी पूरी फैमिली वहाँ रह रही है, दुबई रह रही है, और वी फील सेफ। भाई जी, वैसे अगर किसी इंडियन को इन्वेस्ट करना है दुबई में, तो जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अलावा भी कुछ होते हैं, कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है? वो बोल रहे बस पैसे दो। और ये कितना लंबा होता है प्रोसीजर? कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है अपार्टमेंट में, ऐसे जो आपने बताया, यूँ 5 मिनट। अच्छा। आपको ना आने की ज़रूरत है। आज हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है मैं आपको बता दूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं से वीडियोस बना के डालता हूँ। मैंने स्टार्ट किए थे वीडियोस बनाना, लोग मुझे पागल बोलते थे, टिकटॉकर बोलते थे, यूट्यूबर बोलते थे, और मुझे पता था कि मैं जो लोगों को फिजिकली जा के दिखा रहा हूँ, मैं ऑडियंस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा है, मैं ऑडियंस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। जितने ऑडियंस तक मुझे पहुँचना है, जो मेरे पास आ रहा है, मैं उसको तो दिखा दे रहा हूँ। लेकिन आदमी प्रॉपर्टी कब देखे? मैं बोलता हूँ आप 1 नहीं 4 प्रॉपर्टी देखो, 10 प्रॉपर्टी देखो, घर पे वाइफ के साथ, फैमिली के साथ आराम से सोफे पे बैठो, टीवी पे लगा के देखो, या मोबाइल में देखो, आप देखो। तो वीडियोस बना के मैंने डालना चालू किए। वो कल्चर मैंने अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन दुबई में वन ऑफ द फर्स्ट मैं था जो हमने वीडियोस बना के प्रॉपर्टीज़ के डालना चालू किए। अब यकीन नहीं करोगे, दुबई छोड़ो, वर्ल्ड वाइड से लोग आने लगे और कॉल आने लगे। हमने क्या किया, फिर जूम पे काम चालू किया, उनके साथ जूम मीटिंग्स करने लगे।
उनको हम पूरा इन डेप्थ चीज़ें बताने लगे, फिर सारी चीज़ें बताए। और कई क्लाइंट ऐसे जो 4 प्रॉपर्टी ले चुके हमसे, एक बार आके मिले भी नहीं है और देखा भी नहीं है। ऑनलाइन हो रही है पेमेंट और ऑनलाइन ही हो रही है सब रजिस्ट्रेशन, सब कुछ रेंट ऑनलाइन, वेंट आने लग गया, सब कुछ। लैंड देखी भी नहीं है उन्होंने, कहाँ है क्या है अपार्टमेंट, कुछ नहीं। क्योंकि देखो एक ट्रस्ट डेवलप होता है। 4 प्रॉपर्टी अगर ली तो पहली ली, प्रॉफिट हुआ, रिपोर्ट अच्छी मिली कि यार मैंने लगाया 6 महीने पहले पैसा, मैंने फॉर एग्जांपल 5 लाख दिरहम लगाए थे, 2 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, 5 लाख दिरहम लगाए, आज मेरे वो 2 मिलियन प्रॉपर्टी 3 मिलियन की हो गई है। तो भाई अच्छा है, ये तो इतना फास्ट कहाँ मिल रहा है। सबसे मेन चीज टैक्स फ्री। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसको बेच रहे हो, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है आपको। पर भाई एक बात बताओ, जैसे सपोज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने आपको 2 मिलियन रुपीस इंडिया से ट्रांसफ़र करे, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं वहाँ नहीं आया, ठीक है, फिर मुझे वो बेचनी है, तो मेरे पास जो पैसे बिकने के बाद आए वो भी इंडिया में आए, तो मुझे इंडिया में तो टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि देखो अगर आप अगर नॉन रेसिडेंस की प्रोफाइल अगर आपकी है तो आपको नहीं देना है, ठीक है। दूसरी चीज अगर नहीं, मतलब इंडिया में तो वो चीज मान्य होगी ना, इंडिया में तो अगर इंडिया में रेसिडेंस हूं मैं, हाँ, तो देना पड़ेगा ना। तो देखो जो टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा वो होगा इंडिया में। बाकी ऐसा करता कोई नहीं है, क्योंकि जब आप 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप वहां की रेसिडेंसी ले लेते हो। आपको एमिरेट्स आईडी आ जाती है, आपकी एमिरेट्स आईडी आ गई, आपको वहां पे बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है कि वहीं उस पैसे वो वहीं घुमाते, कोई नहीं लेकर आता है रिटर्न। और फिर वो टैक्सेशन जो है, देखो जो भी कंट्री का जो रूल है वो तो लगेगा। कोई बंदा अगर अपनी कंट्री में, जैसे इंडिया में अगर बैठा है, उसने अगर वहाँ पे इन्वेस्ट किया, वहाँ से उसको पैसा बना, प्रॉफिट हुआ, तो वो उस पैसे को वहीं पे रोटेट करते रहता है, वहीं ले सकता है। इंडिया में लेगा तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो वो अगर वो 180 डेज बाहर रहता है इंडिया के, तो फिर नहीं देना है उसको। अब अगर रह रहा है तो फिर तो भाई वो रेसिडेंसी हो गया इंडिया का, एनआरआई तो हुआ ही नहीं वो फिर उसके ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस है वो तो लगना ही है। बट अगर आप रेंट देखते हो दुबई का, टैक्स फ्री है कि आपको दुबई में आपने प्रॉपर्टी ले ली। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे 2 बिजनेस है, मैं हर चीज़ में अपना एग्जाम्पल इसके लिए दे रहा हूँ, अपनी जय वो नहीं, मैं लाइव एग्जाम्पल अपना दे रहा हूँ कि भाई मैं बैठा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसके लिए हम पॉडकास्ट में बैठे। तो इसमें बेसिकली कहना क्या होता है, मेरे 2 बिजनेस है, एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, आज मेरे पास 70-80 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से जो पैसा हम कमाते हैं वो पैसा मैं प्रॉपर्टीज़ में लगाता हूँ, उससे मैं खरीदता हूँ दुबई में प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी खरीदता हूँ मैं अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसको दुबई में बोलते हैं ऑफ प्लान। उसमें मेरे जेब से हैंडओवर तक जाते ही 40-50%, 60% है, हैंडओवर पे बाकी जाता है, या तो पोस्ट हैंडओवर मिल जाता है, जो भी है। लेकिन जितना मैंने पैसा लगाया ना, पहली बात तो वो हैंडओवर पे डबल हो जाता है, क्योंकि एप्रिसिएशन आपको 10 से 15% हर साल मिनिमम मिलता है, कई प्रॉपर्टीज तो हर साल 20% भी मिलता है। तो एक तो वो प्रॉपर्टी का पैसा डबल हो गया आपका। दूसरी चीज़, वो जो आप रेंट कर रहे हो वहाँ से भी आपकी इनकम चालू होगी, और रेंटल इनकम इतनी अच्छी है, 8 से 12% मिनिमम मिल रही है आपको, 8 से 12%। तो मतलब आप सोचो, आपने अगर 10 प्रॉपर्टी खरीद ली और हर प्रॉपर्टी से आपको एवरेज 10% का रिटर्न आ रहा है, तो आपका 100% तो एक प्रॉपर्टी का तो हो ही जा रहा है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, उस पैसे से आप हर साल एक नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उतना पैसा आपके पास आ रहा है। दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ मैं आपको, जो बंदा दुबई में 5 से 10 प्रॉपर्टी खरीद लेगा ना, उसको ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं है, और वो लग्जरी कार्स में घूमेगा, वर्ल्ड वाइड रहेगा, कहीं भी जाएगा, उसका पैसा ही नहीं खत्म होगा, क्योंकि रेंटल इनकम भी अच्छी है और टैक्स फ्री है। कैपिटल गेन का भी कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि आप इतने समझदार तो हुई, आपकी करोड़ की चीज़ 3 करोड़ की हो जाएगी तो आप बेच दोगे, फिर वो 3 करोड़ को आप 3 प्रॉपर्टी में लगाओगे, फिर वो 1 करोड़ 3 करोड़ होगा बाद में। तो ऐसे करते करते लोग ले रहे हैं प्रॉपर्टीज वहाँ पे। वैसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली तो मुझे क्या क्या बेनिफिट देगी दुबई की गवर्नमेंट? देखो, अगर आपने 7.5 लाख दिरहम के ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको इन्वेस्टर वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप 2 मिलियन के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। गोल्डन वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं? यार आप दुबई के गोल्डन लोगों में आ गए तो लिमिटेड है वो चीज़, एक तो वो हो गया। दूसरी चीज़, आप प्रॉपर्टी ही खरीद लेते हो, उस बेसिस पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, वहाँ पे अपना रेसिडेंसी स्टार्ट कर सकते हो। आप 7.5 लाख दिरहम के ऊपर है तो आपको एमिरेट्स आईडी भी मिल जाती है। ऐसा भी होता है कि आप यहाँ से अपनी हाउस हेल्प भी लेके जा सकते हो, उनको भी, मतलब एक मेंबर कितने लोगों को वीज़ा एलिजिबल करवा सकता है? 2 टाइप के वीज़ा है, एक है इन्वेस्टर वीज़ा जो 7.5 लाख दिरहम के इन्वेस्टमेंट पे, जो कि लगभग वो एक जने को ही मिलेगा फैमिली में, मैं बता रहा हूँ उसका। तो उसमें होता क्या ना, जैसे 7.5 लाख दिरहम हो गया, मतलब यहाँ के 1 करोड़ 70 लाख के आसपास हो गया, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास हो गया।
उस पर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसको इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा। अब वो स्पॉन्सर कर सकता है अपने स्पाउस को, हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को, और अपने बच्चों को। अपने पेरेंट्स को नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, स्पाउस को भी कर सकते हो, बच्चों को भी कर सकते हो, ड्राइवर को भी कर सकते हो और मेड को भी कर सकते हो। क्योंकि जो आदमी 4.5 करोड़ 5 करोड़ डाल रहा है उसका लाइफस्टाइल अलग है, दूसरी कंट्री में वो भी, तो वो सब रखेंगे अपने साथ में। इसके बियॉन्ड अगर आप देखो, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में आप जाते हो तो वहाँ पे सारा काम खुद ही लगे हुए। मतलब आपकी महीने की सैलरी है 5 लाख रुपए, फिर भी बर्तन आप धो रहे हो। उससे अच्छा तो हम अपने दोस्तों को बोलते नहीं, भाई तेरे से अच्छे तो हमारे घर पे कम से कम बर्तन के लिए तो कोई आता है, कपड़े के लिए कोई आता है। दुबई में हर चीज़ आपको मिल जाएगी, मतलब आपको ईजिली आपको सब मिल जाएगा जो सर्विसेज आपको चाहिए। मेड हो गए, लॉन्ड्री हो गई, डॉक्टर्स हो गए, और भाई पुलिस। आप सिर्फ अभी कंप्लेंट रेस करो, अभी आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इतना फास्ट है। क्राइम तो होता ही नहीं है। क्राइम क्यों नहीं होता? जब पता है 10 मिनट में पकड़ लेना है पुलिस ने, तो फिर क्राइम ही क्यों करना है 10 मिनट के लिए? सही बात। बट वहाँ कुछ कोई स्कैम्स आपने सुने हैं? कुछ ऐसे बहुत स्कैम्स? होते हैं। कैसे स्कैम होते हैं वहाँ पे? ये देखो, स्कैम ना उसका कोई कंट्री से कोई लेना देना नहीं है जी। कोई सिटी से लेना देना नहीं है। स्कैमर तो बाहर बैठ के स्कैम कर रहा है ना। अब क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स होते हैं और ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं। मेरी खुद की 4 बार आईडी बन जाती है, अलग अलग पैसे मांग रहे होते लोगों से। तो कुछ नहीं कर सकते, ये स्कैम्स तो होते रहते। लेकिन वैसे स्कैम नहीं होते इन रिगार्ड्स टू, जैसे हम प्रॉपर्टी की पॉडकास्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी में कोई स्कैम नहीं होगा आपके साथ में। उसका छोटे मोटे ऑनलाइन स्कैम्स हो जाते हैं जो वो टूरिस्ट के साथ हो सकते हैं कोई स्कैम। यार देखो, वहाँ का मैं आपको एक बात बताऊँ, 99% लोग ना ईमानदार है। 99.99 मैं बोलूँगा, क्योंकि 100% इसके लिए नहीं बोल सकता। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से निकल आता है, कुछ ना कुछ दिमाग लगाता है, लेकिन वो उस देश का नहीं है। फिर मेरे हिसाब से वो हम में से एक नहीं है। होता क्या है, आप समझो, आप कैब में गए। अब कैब के आप एग्जाम्पल्स देखोगे, वीडियोस देखना, कोई 1 लाख दिरहम छोड़ के चले गया, कोई 2 लाख दिरहम छोड़ के चले गया, कोई 10 लाख दिरहम। 10 लाख दिरहम समझ रहे हो, 2.5 करोड़ होता है। वो भूल के चले गए कैब में, कैब वाला ढूंढ रहा है, फ़ोन कर रहा है उसको, वो जहाँ कहिए वहाँ जाके उसको वो पैसे पकड़ा के वापस आ रहा है। वैसे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन ही इतने टाइट है कि लोग डरते भी होंगे कुछ इस तरह के क्राइम करने से। बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि देखो कंट्री बिल्कुल बाउंड हो जाती चारों तरफ से। छोटी कंट्री है, भाग सकते नहीं आप कोई भी रूट से नहीं जा सकते। हर रूट पे उनकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। चाहे एयर पकड़ लो आप, चाहे आप वाटर पकड़ लो या रोड पकड़ लो, हर जगह बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। उसके अलावा फास्टेस्ट कार जो भी वर्ल्ड में आती है वो दुबई में सबसे पहले दुबई पुलिस के पास आती है। अच्छा, एक और चीज़, एयर एम्बुलेंस भी आ जाती है। हेलीकॉप्टर से अगर एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया और ले जाना है, भीड़ भड़ाका है, तो हेलीकॉप्टर आके लेके जाता है। कौन सी कंट्री में मिल रही है आपको इतनी फैसिलिटी? ये तो बढ़िया चीज़ है। आपको पता है अभी दुबई में 2026 में एयर टैक्सीज चालू होने वाली है। अच्छा, दुबई का बस ये एक वो लगता है ड्रॉबैक कि जब वेदर कुछ बेकार हो जाता है, स्टॉर्म आ जाती है, तो जैसे अभी पानी भर गया था पूरे दुबई में, तो वो चीज बहुत मतलब दिक्कत। मैं बोलता हूँ अच्छा हुआ। आप समझो, कोई भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है। अगर पानी नहीं भरता तो अभी जो नई पॉलिसीज आई है वो नहीं आती। क्योंकि आप देखो, 2 साल की बारिश 24 घंटे में हुई थी। 2 साल की बारिश अगर कोई भी वर्ल्ड में कोई भी जगह पे होगी ना, जहाँ पे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी फेल हो जाएगा। बट आप ये देखो, लोगों ने एक दूसरे को कितना सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया। वहाँ पे लोगों की लग्जरी कार्स, रोल्स रॉयस, फरारी, लैम्बोर्गिनी, ये वो सब लोग रोड पे छोड़ के चले गए। उन कार्स का क्या हुआ वैसे? कुछ नहीं, फिर बाद में उन्होंने इंश्योरेंस में डाला, फिर वो सब हुआ, वो रिपेयर हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आप ये देखो, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम आई, इन्होंने 80 मिलियन या बिलियन का कुछ एक नया फंड असाइन किया जो ड्रेनेज सिस्टम पे काम करेगा। अब नेक्स्ट टाइम ऐसी बारिश हो तो हम बताएंगे कि भैया ये सब निकल जाता है। दूसरी चीज़, आप मेरे को बताओ, कौन सी कंट्री अपना वेदर कंट्रोल कर रही है? यूएई के अंदर ये लोग पहले 8 महीने गर्म होते थे, आज सिर्फ 4 महीने गर्म होते। आज सिर्फ 4 महीने गर्म होते, 8 महीने ठंडे होते। क्योंकि जब ऐसा लगता है टूरिस्ट आ रहे हैं या माहौल बनाना है तो छोड़ देते प्लेन, वो वहाँ से बारिश हो जाती है। अभी
कुछ भी अच्छा चीज़ होने वाली होती है, छुट्टी आने वाली होती है, उसके पहले बारिश करा देते, कंट्रोल हो जाता है, वेदर बहुत अच्छा रहता है दुबई में। क्यों कर रही है? अभी दुबई के अंदर आप यकीन नहीं करोगे फार्मिंग होना चालू हो गई है। अच्छा। हाँ, डेजर्ट में मिरेकल गार्डन आप देखो, रेगिस्तान को गुलिस्तान बना दिया है। अच्छा, अगर जैसे आप दुबई में 6 साल से रह रहे हो, अगर मैं बात करूँ आने वाले टाइम पे ऐसे बच्चों के लिए स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ वो कितनी डिफरेंट है इंडिया से, अगर दुबई की वहाँ स्कूल्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें? देखो दुबई में ना एक सिस्टम बहुत अलग है। दुबई में हाई क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, हर चीज़ में हाई क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। दुबई में एक जो ड्रॉबैक मुझे लगता है, वो जो बच्चा यहाँ पे देसी चीज़ें सीखता है ना, वो वहाँ नहीं सीख पाता है जो आप हम सब लोग सीखे हैं। वो अंदर से जो आती है ना, वो चीज़ नहीं सीख पाता है बच्चा। बाकी तो सब अच्छा है, अलग कुछ नहीं है, बेटर ही है बस। तो पहले बच्चे को इंडिया भेजा जाए, फिर वहाँ रह ले, जब तक बड़ा ना हो। हाँ, मैं तो डिसाइड कर लिया है, मेरी बेटी को तो मैं इंडिया में रखूँगा 2 महीने। भैया हर चीज़ का थोड़ा सा समझो, थोड़ा टफनेस जरूरी है। बच्चे वहाँ सॉफ्ट होते हैं, हमारे वहाँ अपने कैसे ना फौलादी बच्चे, भर बुखार है। अभी बता रहा हूँ मैं, अभी आने के पहले, मेरे को आने के पहले तो शूट करके जाना था भाई, क्योंकि वीडियोस डेली जाना चाहिए। मुझे हाई टेम्परेचर था बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, और एक फ़नी वीडियो में शूट कर रहा था प्रॉपर्टी का, गाड़ी की छत पे चढ़ गया मैं इतने हाई फीवर में, और वहाँ पे एनर्जी शो करनी थी। अब रणवीर सिंह को तो हमने देखा है कि 103 के बुखार में डांस कर रहा है, वीडियो वो अपने गाना शूट कर रहा है, हम भी करते हैं भाई। हमारा काम आसान नहीं है, हम भी करते हैं। ये तो है। हाँ। और बताओ भाई, दुबई की कुछ ऐसी बातें जो जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है कि ऐसी, जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि दुबई जैसा देखा और सुना है वैसा है नहीं। वैसा नहीं है। मेरा एक ही कहना है, मैं जब दुबई जा रहा था ना, मैं मसाले के डब्बे रख रहा हूँ, अचार रख रहा हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ। ये तो मिलेगी नहीं वहाँ पे। हाँ, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, कंट्री के अंदर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कल्चर कैसे होगा, लोग कैसे होगा। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, इतना प्यार मिलता है, लोग इतने सपोर्टिव है, इतने सपोर्टिव। और वहाँ पे मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, अंडा भी नहीं खाता। हर गली में मेरे को वेजिटेरियन फूड मिलता है, प्योर वेज। अच्छा। हाँ, दूसरी चीज़ जो हम सोचते कि यार वहाँ पे एकदम कल्चर ऐसा होगा, कपड़े ऐसे नहीं पहन सकते, वैसे नहीं पहन सकते, यार लोग आप यकीन नहीं करोगे, रात के 2-2 3-3 बजे तक पार्टी कर रहे हैं, दबा के दारू वारू पी रहे, दबा के सब अपना एंजॉय कर रहे, और रात में लड़कियां हो लड़के हो अकेले पैदल जा रहे सड़कों पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी आपको कोई भी क्राइम नहीं सुनने में आएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना कंट्रोल है पुलिस का। पुलिस हर जगह है अवेलेबल वहाँ पे, अगर छोटा भी कुछ है तो पुलिस 2 मिनट में आ जाती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात बताऊँ, अपने वहाँ जैसे एक दूसरे की गाड़ी ठुकी तो दोनों उतरते हैं, अबे कौन है, अबे कौन है, वो चाहते तू जानता है मेरा बाप कौन है, फिर वो बताता है मेरा बाप कौन है, वो दोनों के बाप एक दूसरे को बताते हैं। वहाँ वो सब चीज़ नहीं है। वहाँ गाड़ी ठुकती है, 3-4 गाड़ी भी एक साथ ठुकती है, क्योंकि स्पीड में चल रही होती है या कुछ भी है, तो सबसे पहले उतर के देखते किसी को लगी तो नहीं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, फ़ोटो खींचते, रिपोर्ट करते पुलिस के ऐप पे कि ये एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस पे रिपोर्ट कर दिया। और आपने गाड़ी किसी से बात नहीं करना है, टच नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है। पुलिस आती है, विदिन 5 मिनट्स आ जाती है, 5 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 2-3 मिनट में पुलिस आ जाती है। वो पूरा मामले को तहकीकात करती है। पुलिस वाला सबसे पहले आके पूछेगा, भाई तुमको कोई लगी तो नहीं, सब ठीक है ना, डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प। हमारे वहाँ तो अलग ही सीन है। तो बहुत सारी चीज, ये एक इंसानियत होती है। हमारे यहाँ होता है कि पुलिस ना आ जाए, बस आपस में शॉर्ट कर तो ये होता है, गाड़ी लगने से इतनी नहीं लगती, आपस में एक दूसरे का सर पहले फोड़ देते हैं। नहीं, पुलिस ऐसे आती है कि रिपोर्ट नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज होगा। नहीं, रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट के बेसिस पे फिर इंश्योरेंस में क्लेम जाता है, फिर जो भी एक दूसरे पे जो धारा लगाना है वो लगाती है। बट कोई ऐसा बड़ा कुछ केस होता नहीं है कि ह्यूमन एक उसमें हो जाता है एरर, ठीक है। मतलब कोई अगर इंटेंशनली करी बात अलग है। और हर जगह कैमरे भाई, हर जगह कैमरे। दुबई में एक रूल है, आप 24 घंटे कैमरे में हो, बिग बॉस की सिटी है वो। अच्छा, जैसे वहाँ पे इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। यहाँ पर तो हम देखते हैं पाकिस्तानी को लेकर इंडियंस में थोड़ी राइवलरी है, मेंटेन है। वहाँ पर क्या सिस्टम है इंडियन पाकिस्तानी? वहाँ तो भाई इतनी खतरनाक राइवलरी है, आप सोचो इंडिया और पाकिस्तान साथ में एक जगह बैठे और मैच चल रहा हो। अच्छा जी। अभी सोचो कितना खतरनाक माहौल होता होगा।
लेकिन वो माहौल सिर्फ मैच तक के है। मेरे खुद के वीडियोस देखना आप, मैं फ़नी वीडियोस बनाता हूँ इंडिया पाकिस्तान के उस पर, जब भी मैच होने वाला होता है उसके पहले। लेकिन वहाँ पे ना इंडियन पाकिस्तानी के अंदर आप बता नहीं पाओगे कौन पाकिस्तान से कौन इंडिया से, क्योंकि इतने अच्छे से रह रहे, इतने प्यार से रह रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करके रह रहे। इवन फॉर दैट मैटर मेरे ऑफिस के अंदर बात करो, ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये सरप्राइजिंग फैक्ट मेरे लिए भी था। आपके अंडर काम करते हैं पाकिस्तान? हाँ, बढ़िया है। इतने नहीं, देखो आज यार हर बंदा काम कर रहा है, तो जो भी कर रहा है ये चलो मजाक की बात है। हाँ, लेकिन हम बहुत उनके थैंकफुल है। और हमारे क्लाइंटाइल भी अगर देखें वर्ल्ड वाइड से ना, इतना प्यार देते ना पाकिस्तानी लोग कि विनय भाई के साथ फ़ोटो खिंचाना है। यूके, यूएस, कनाडा से लोग आते फ़ोटो खिंचाने। आप सोचो, इंडियंस भी आते, पाकिस्तानी भी आते, प्रॉपर्टीज़ खरीदते, ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीद रहे भाई हमसे, 2-2, 3-3, 4-4। तो कैसे ये बिजनेस चल रहा है? मेरे हिसाब से ट्रेड खुलना चाहिए इंडिया पाकिस्तान का, तो मज़ा आएगा। और काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हैं जो इंडिया आना चाहते हैं या बिजनेस साथ करना चाहते हैं। दुबई एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे वो कर सकते हैं। अच्छा भाई, एक बात बताओ, एक टाइम ऐसा भी था जब आपके पास इंडिया में जॉब नहीं थी। हाँ। आज भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको मनचाही जॉब नहीं मिल रही, या फिर मतलब उतना पैसा नहीं मिल रहा कि वो अपने ऐशो आराम पूरे कर पाए। तो आप उन्हें सजेस्ट करोगे दुबई मूव आउट करने को? देखो, मैं सबको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हर किसी का एम अलग होता है, टारगेट अलग होता है। दुबई क्या है ना, मेरे हिसाब से जो लगता है, लोग देखते हैं लाइफस्टाइल, पैसा। भाई आप दुबई की गरीबी नहीं देखी आपने? दुबई में गरीबी भी है। हाँ भाई, क्यों नहीं है? आप दुबई में वो लोग देखो जो 20-20 साल से बेड स्पेस में रह रहे हैं, उसकी बात कोई नहीं करता। हर किसी को लैम्बोर्गिनी दिखाना है, रोल्स रॉयस दिखाना है। उसकी बात भी करो जो बेचारा 20 साल अपने दे चुका है, पराए मुल्क में रह के, कमाते हुए, पैसे जोड़ते हुए, और फैमिली से दूर रह के फैमिली को पैसे भेज रहा है। बच्चे छोटे से बड़े हो गए। ये लेबर क्लास लोग ज़्यादा होते हैं? नहीं, हर टाइप के क्लास के लोग होते हैं। आप ब्लेम नहीं कर सकते कि अच्छी क्लास के हैं तो नहीं हो गए, या लेबर क्लास के हो गए। जॉब वाले कह सकते, जॉब वाले हो, बिजनेस वाले, क्योंकि देखो हर किसी का रहता है। कोई अब भी पता है ज़्यादातर लोग वहाँ पे क्या करते हैं, 2 साल के लिए दुबई जाते हैं या गल्फ में कहीं भी जाते हैं कि हम 2 साल में पैसा कमाएंगे, वापस देश चले जाएंगे, फिर वहाँ बिजनेस करेंगे। 2 साल तो आपको समझने लग जाता करना क्या है। जॉब मिलते मिलते साल निकल जाता है, वो चीज़ होती है। तो जेब से पैसे लग रहे होते हैं। फिर जो जॉब मिलती है वो कम पैसों की मिलती है स्टार्टिंग में। हमने खुद ने स्ट्रगल किया, 3000 दिरहम मिलते थे मेरे को। आज शायद दिन में 3000 दिरहम उड़ा देता हूँ, पता नहीं चलता। तो वो चीज़ भी है। तो अब होता क्या है, वो लोग लगे हुए, लेकिन फिर उसके बाद में क्या है ना, वो अपना इतना बना लेते हैं इंडिया में, या कई लोग नहीं कर पाते। वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं आदमी। अभी आप लोगों का पॉडकास्ट कर रहे हो, आप लोग, आपने मेहनत करके यहाँ तक लाया है। इतने सारे जो आपको मिले हैं यूट्यूब से बटन्स मिले भाई। मुझे देखो, मैं भी 4 साल से 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, एक बटन नहीं है, हमारे 7000 सब्सक्राइबर है। तो कहने का मतलब ये, हर किसी का अपना इंटरेस्ट रहता है काम कैसे कर रहा है। अब जो इंडिया में है वो जाके वहाँ मेहनत करना चाहता है, दिमाग लगाना चाहता है मेहनत के साथ, तब वो आगे बढ़ेगा। सिर्फ वो पैसे देख के चले जाए तो पैसे कोई फ्री में नहीं देगा। ये जो वहाँ पे गरीबी है, मतलब वहाँ के जो लोकल प्रॉपर दुबई के लोग हैं, वो लोग भी फेस करते हैं क्या, या फिर जो बाहर से आके बसे हैं वहाँ पर वो लोग फेस करते हैं? देखो, मैं आपको एक बात, मिथ बहुत है कि यार लोकल है तो, शेख है तो बहुत पैसा होगा। ऐसा नहीं है, हर आदमी उतना अमीर नहीं होता है। हर किसी का लाइफस्टाइल है, हर किसी का लाइफ का अपना चैलेंज है, हर किसी का अपना प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है। तो वो भी अपने जैसे इंसान है यार, वो चीज़ है। बट हाँ, यूएई की पॉपुलेशन में लोकल लोगों की अगर बात करूँ, 10 से 15% की पॉपुलेशन उनकी, बाकी सारे माइग्रेटेड लोग हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट उनको मंथली एक्सपेंस देती है वहाँ के रेजिडेंट को? देखो वहाँ पे जो है उनको ऑब्वियसली, अगर आप वहाँ पे ऐसा भी तो है कि अगर आप बिजनेस ओन कर रहे हो तो आपको उनके लोकल्स के साथ पार्टनर करके करना पड़ेगा। अब नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब नहीं है? अब नहीं। पहले क्या होता था कि हर बिजनेस में आपको एक इमराती ओनर होता था, और आप जो है आप वहाँ पे एज अ पार्टनर या मैनेजर काम कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। पर 51% उनका होता था शायद। वो मतलब पहले तो था ही नहीं ना कि आपके नाम पे कुछ है, वो चीज़ है होती थी। लेकिन अब जो है, अब 100% आपका चला सकते हो। हाँ, मेरा खुद का बिजनेस है, 100% मेरे नाम से है। किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और सारे राइट्स मेरे सिक्योर है। और प्रॉपर्टीज़ में भी सेम चीज़ है, फ्री होल्ड है, सारी पूरी मेरे नाम पे है। गाड़ी जितनी भी कार्स है सब अपने नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने वाली बात है, मैंने बताया ना, दुबई जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गहरी है। लोग मेहनत करेंगे तो सब कुछ अचीव कर सकते हैं।
मेहनत नहीं करना चाहेंगे तो फिर वही है भाई। एक तो एक ही मेरे पास पैसा है, मैं वहाँ इन्वेस्ट कर दूं, एक है कि मैं वहाँ पे काम करके मेहनत करके पैसा कमा लूं। कुछ लोगों का ये है कि मैं वहाँ जाके लड़की पटा लूं, ऐसे सेटल हो जाऊं। तो इस टर्म्स में क्या रूल्स है वहाँ पे कि भाई मुझे कोई दुबई की लड़की उसको बोलो ट्राई करके देख ले अगर हो जाता तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भाई सही बात है, सही बात है ना। बट देखो ये सब है ना यूके और यूएस तरफ ज्यादा होता है, दुबई में ऐसा नहीं है। बट इसके रिगार्डिंग कुछ है कि अगर आपको कोई पसंद आता है, आपकी किसी से बात बन जाती है तो आप तो यार वो तो फिर सिटीजनशिप मिल जाए। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, इंडिया डुअल सिटीजनशिप पे मानता नहीं है ना, तो फिर यहाँ से छोड़नी पड़ेगी, इंडिया की छोड़नी पड़ेगी, वो चीज़ है। तो कुछ है हमारे फिल्म स्टार जो इंडिया की नेशनलिटी छोड़ दिए, कनाडा के लिए लिए, फिर अभी कनाडा की छोड़ दिया, वापस इंडिया के लिए लिए। तो मेरे हिसाब से इंडियन नेशनलिटी ना सबसे अच्छी है। मुझे अगर ऑप्शन भी मिले कि पासपोर्ट चेंज करवा लो, मैं नहीं करवाऊंगा। एंड ऑफ द डे ये मिट्टी हमारी है और ये हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी कर्म भूमि है। पहले भी होता था, व्यापार के लिए लोग जाते आते थे, तो ऐसा थोड़ी है कि अभी हम व्यापार कर रहे हैं वहाँ पे, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, अभी मज़ा आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, पैसे से पैसा तेजी से बन रहा है, टैक्स भी कोई देना नहीं पड़ रहा है। पर आपको ये चीज फील होती है कि जैसे परमानेंट सिटीजनशिप नहीं दे रहे वो, और आप वहाँ पे काम भी कर रहे हो, आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कभी भी ऐसा आता है माइंड में कि जब इनका मन चाहे ये निकाल सकते हैं क्योंकि इंडिया और उसके रिलेशन खराब हुए? नहीं देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली चीज़ तो जो आप बोल रहे हैं बहुत कॉमन सवाल है जो हर दूसरा आदमी मेरे से पूछता है। एक चीज़ समझो आप, उनका जो यूएई का पॉपुलेशन है 10 से 15% का पॉपुलेशन है। उनका गोल देखो, विजन देखो। आप अगर विजन पे जाओगे ना उनके, या हिस्ट्री पे जाओगे, आपको लगेगा नहीं यार ये तो कुछ अलग लोग हैं। डेजर्ट को 20 सालों में उन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट प्लेस बना दिया। डेजर्ट था 20 साल पहले, दुबई कुछ नहीं था। अब आप ये देखो आने वाले 20 साल में वो क्या कर रहे हैं, जो विजन लेकर आए 2040, इसमें पॉपुलेशन को डबल करना चाह रहे हैं। पिछले 15 साल में ऑलरेडी पॉपुलेशन डबल हो चुकी है, अगले 15 साल में और डबल करना चाह रहे हैं। अभी दुबई की पॉपुलेशन है 35, पिछले साल 35-36 लाख थी, अभी 38 लाख हो गई है। अब आने वाले 15 साल में ये लोग चाह रहे हैं कि इसको 70 लाख तक पहुंचा दिया जाए। पूरे यूएई की पॉपुलेशन करंटली 1 करोड़ है, तो आने वाले टाइम में ये पॉपुलेशन बढ़ा रहे। पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। जब लोग टूरिस्ट आएंगे, बिजनेस आएगा, बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा, डिमांड बढ़ेगी हाउसिंग की, घर कहाँ से लाओगे इतने? लोग बोल रहे दुबई हाइप है, बबल है, बबल है, बबल है, तो मत करो इन्वेस्ट। हम आपको नहीं बोल रहे, वो हमारा कस्टमर ही नहीं है, या वो आदमी लेना ही नहीं चाह रहा है, वो सिर्फ पीछे से बोल रहा है। पर ये तो आता होगा ना माइंड में कि भाई कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ आता है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं आया माइंड में, क्योंकि मैं वहाँ रह रहा हूँ और मुझे ये लगता है जितना सेफ मैं दुबई में हूँ शायद मैं इंडिया में भी नहीं हूँ। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, देखो अभी मेरे हाथ में ना रोलेक्स है, ना गोल्ड का कुछ है, ना कुछ है। वहाँ पे मेरे हाथ में रोलेक्स भी होती है, गोल्ड भी पूरा भरा हुआ रहता है, वॉलेट भी रहता है, कार्ड सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डर लगता है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट की हम जो बात कर रहे थे, लोग जो बोल रहे हैं कि बबल है या हो जाएगा, जब पॉपुलेशन डबल होगी तो हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी ना, उतने घर चाहिए, किराया बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। आज बिजनेस के लिए वो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हिथ्रो, उसका डबल साइज का एयरपोर्ट ये अपने दुबई में बना रहे हैं, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन चुका है और ऑपरेशनल भी है। कुछ हद तक कार्गो की फ़्लाइट जाती है, कुछ 1-2 एयरलाइंस की फ़्लाइट वहाँ से जाती है। तो आप सोचो हिथ्रो से डबल साइज का एयरपोर्ट कितना बड़ा हो गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पाम है, जो आइलैंड है पाम जुमेरा, उससे ऑलमोस्ट डबल साइज का पाम बना रहे, पाम जबल अली। पाम जुमेरा को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, उससे डबल क्या बना रहे, पाम जबल अली। फिर उसके बाद में पोर्ट ओपन कर रहे हैं नए नए बिजनेस के लिए, शिपिंग जो है और बढ़ेगा उसके अंदर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा है अभी? अभी तो बुर्ज खलीफा ही है। बुर्ज खलीफा ही है, क्या ज़रूरत है? एक और नई बिल्डिंग लेकर आ रहे दुबई क्रीक हार्बर में, क्रीक टावर। अच्छा, जो बुर्ज खलीफा की हाइट है 830 मीटर, इसकी हाइट होंगी 1.3 किलोमीटर, और डबल उसकी। हाँ ऑलमोस्ट डबल, 500 मीटर बड़ा। बाप रे। तो ये डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? अभी नए नए जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है,
आप देखो कुछ ना कुछ नए चीज़ों के साथ आ रही है, अपार्टमेंट्स प्राइवेट पूल के साथ आ रहे हैं, एन्जॉयमेंट। ये चीज़ है कि अपार्टमेंट के अंदर ही स्विमिंग पूल दे दिया भाई, प्राइवेट स्विमिंग पूल बैल्कनी में। क्रेजी होने वाला है भाई दुबई। हाँ, तो ये डेवलपमेंट हो रहा है। इसके साथ में बीचेस की अगर मैं बात करूँ, दुबई में 4 टाइम्स बीचेस कर रहे हैं, ग्रीनरी और बढ़ा रहे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लंदन जाते हो आप, लंदन में आप हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं आसपास में आपको मेट्रो मिल जाएगी, जो ट्यूब बोलते हैं वो लोग शायद से, आपको हर जगह मिल जाएगी वो, तो आपको गाड़ी वाड़ी की इतनी ज़रूरत नहीं है। दुबई में आज एक एरिया है जहाँ पे आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, एक एरिया है जहाँ पे आप बिना गाड़ी के नहीं रह सकते। दुबई अभी ऐसा बना रहा है, मास्टर प्लान 2030 का देखो आप, पूरे दुबई के अंदर आपको मेट्रो मिलेगी। हर एरिया में, हर जगह में आपको मेट्रो मिलेगी। बस फैसिलिटी है, एसी बसेस है, सब कुछ है, बट मेट्रो फिर भी बना रहे। पूरा मेट्रो पूरे दुबई को कवर कर रहा है। जैसे आप यूरोप जाते हो तो यूरोप में कैसा, एक शेंगेन वीज़ा ले लिया आप, 2 4 6 8 10 कंट्री निकल गए। वैसे ही अभी ये इतिहाद रेलवे बना रहे, जो कि पूरा मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है, जीसीसी को कनेक्ट कर रहा है। जॉर्डन, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, पूरा कनेक्ट करके, जॉर्डन से सऊदी से स्टार्ट होके कुवैत होते हुए यूएई होते हुए ओमान तक जा रही है ये लाइन। तो ये ट्रेन का सिस्टम देखो, वी आर थैंकफुल टू अंग्रेज़ों का इस चीज़ के लिए कि कम से कम रेलवे नेटवर्क बना के दिया अच्छा स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे अब बन रहा है। तो वहाँ से आपको मल्टी कंट्री का वीज़ा भी मिलेगा और उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो जाएंगी। और अभी वो जो मेट्रो, अपने ये जो बात करूँ मैं इतिहाद रेल की, ये ऑलरेडी आबू धाबी और दुबई के बीच डेवलप हो चुकी है और अभी शायद 1-2 महीने में वो शायद स्टार्ट भी हो जाएगी। क्रेजी भाई क्रेजी, आपको तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है और मज़ा आ गया आपसे बात करके। ऐसी कोई दुबई की बात ही नहीं है जो आपको ना पता हो। जो कोई दुबई घूमना चाह रहा है उसके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, जो कोई दुबई में इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसके भी डाउट्स अब क्लियर हो चुके होंगे इस पॉडकास्ट के बाद। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, आप अगर नॉन रेसिडेंस हो दुबई के, इंडिया के रेसिडेंस हो फॉर एग्जांपल, या वर्ल्ड में कहीं भी रह रहे हो, अगर आप पेमेंट प्लान वाली प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते हो, आप रेडी में ही लेना चाहते हो, ऑफ प्लान में नहीं जाना चाहते हो, और आपके पूरे पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपको आपकी कंट्री के प्रोफाइल पे, जो आप वहाँ पे डेवलप हुई है, या बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, उस बेसिस पे भी लोन मिल जाएगा दुबई में प्रॉपर्टी पे। वाह, मतलब वो तो चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से बस पैसा आ जाए, इन्वेस्ट कर दो यहाँ पे। नहीं देखो, जब पैसा आएगा, ट्रेड होगा, बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो कंट्री ग्रो करेगी। करेक्ट। आप फाउंडेशन लगाओगे तो कंट्री पीछे जाएगी, तो ओपन करते जा रहे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ प्लॉट लेके बिल्डिंग बना सकते हो, डेवलपर बन सकते हो, बिल्डर बन सकते हो, आप कम्युनिटी डेवलप कर सकते हो, बहुत है यार बहुत। और आप पाम पे भी देखो ना, जो प्राइजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो अगर कोई, जैसे दुबई में प्रॉपर्टी की बात करूँ ना, आज अगर कोई लेता है 3 साल बाद डबल होता ही होता है पैसा। और रेंटल तो मैंने बताया ही आपको, चांदी है, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो अभी सही टाइम है, मतलब अभी सही टाइम है, क्योंकि देखो 5 साल बाद ना इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि नहीं ले पाओगे। अभी वर्ल्ड की जो टॉप सिटीज़ है उसमें से एक सिटी है दुबई, वो सबसे चीपेस्ट है अभी पर स्क्वायर फीट रेट अगर आप देखो तो, और रेंटल सबसे ज़्यादा है, और रेंट कम नहीं होगा क्योंकि बिजनेस बुला रहे ये लोग। राइट। ऑल राइट भाई जी, मज़ा आ गया आपके साथ, पूरा पॉडकास्ट बहुत ही बढ़िया था। और ऑडियंस को मैं बोलूँ, अगर आप लोग के मन में है दुबई में इन्वेस्ट करना है और आपको थोड़े से भी डाउट्स हैं, तो भाई आप भाई को रीच आउट कर सकते हैं। भाई को रीच आउट करने की सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। भाई का इंस्टाग्राम भी यहाँ स्क्रीन पर आ रहा था। भाई बहुत तरीके से बढ़िया कंटेंट के साथ आपको प्रॉपर्टीज दिखाते रहते हैं दुबई की, तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। भाई का जो यूट्यूब चैनल है, भाई के कह रहे थे मेरे 7,000 सब्सक्राइबर हैं भाई, वो भी बढ़ा देना। यहाँ पर आ रहा है गोल बटन, भाई के यूट्यूब चैनल का, डू सब्सक्राइब। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखना, लोगों तक फैला दें, जो लोग दुबई जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, हाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, उनको ये पॉडकास्ट ज़रूर भेज दें, ज़रूर शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं जाने से पहले? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ, जैसा दिखता है दुबई वैसा नहीं है, और दुबई में आज फिर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, 5 साल बाद नहीं खरीद पाओगे, इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आज अगर पैसे है तो लगा दो, पैसे नहीं लगाना है मत लगाओ, फ़ोन तो लगा दो, हम समझा देंगे, उसके बाद देखना क्या करना है। सही बात। चलो जी मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।